सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिए हम लेके आए हैं आपके लिए ईपीएफओ का ये जो भर्ती परीक्षा हुई थी आपकी 5/9/2021 को। ये ये सॉल्व्ड पेपर हम लेके आए हैं। इसके माध्यम से आप जो परीक्षा 2 जुलाई 2023 को होने वाली है, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आइडिया विगत परीक्षाओं से आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न आए थे और कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2021 में जो आपको ईपीएफओ का परीक्षा हुई थी आपकी प्रवर्तन अधिकारी लेखा अधिकारी परीक्षा यूपीएससी द्वारा, ठीक, उसका हम आपको 120 क्वेश्चन प्रश्नों का हम आपको वही क्वेश्चन है जो प्रश्न आए थे। एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन। तो हमारा ये उद्देश्य है कि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आए थे। और अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो 2021 का हम आपको का तो पेपर हम आपको दे रहे हैं। इसके बाद 2017 में हुई थी, जो 12 में हुई थी ईपीएफओ का परीक्षा, हम आपको जो हल प्रश्न पत्र हम आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, हमने पार्ट बी से लिया है। इंग्लिश का क्वेश्चन हम आपको बाद में बताएंगे। देखिए कैसे प्रश्न आए थे। ये 2021 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा 21 व और 55 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। कौन सा औसत है, तो इसका आप देखिए 21 और 55 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी होंगी। 23 है, 29 है, 31 है, प्लस 41 प्लस 43 47 प्लस 53। ठीक, और इसको आप भाग दे देंगे 8 से। ठीक, जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 304/8। 304/8 आएगा। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर 38। ठीक, तो 38 आएगा आंसर आपका। तो 38 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ये 38 है आपका। ठीक, तो चलिए पहला गणित का प्रश्न ये आया था, अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया था 21 से 55 के बीच में। ठीक, नंबर 3 था। और देखिए कैसा प्रश्न आया था 2021 में ईपीएफओ का। यदि ए और बी की चाल में 5 और 6 का अनुपात है, आप खुद भी हल करिएगा, इनको ज़रूर हल करिएगा। और 1.2 किलोमीटर की एक दौड़ में बी ए का 70 मीटर आगे से शुरुआत होने की अनुमति देता है, तो दौड़ में कौन जीतेगा और कितनी दूरी से। ठीक, प्रश्न देख लीजिए ठीक से। देखिए ए की चाल, प्रश्न देखिए फिर से और इसको हल करिए। ए की चाल, इधर है बी की चाल। ठीक, तो ये 5 और 6 कर देते हैं, इसको हम 200 से गुणा करेंगे, इसको भी हम 200 से करेंगे गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 1000 और ये आएगा आपका 1200। ठीक, ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ए द्वारा तय की गई दूरी होगी आपकी 1200 - 70 बराबर 1130 मीटर। बी द्वारा तय की गई दूरी होगी आपकी 1200 मीटर। तो बी जितने समय में 1200 मीटर की दूरी तय करता है, उतने ही समय में ए द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी थी, 1100 मीटर। ठीक, अब ए द्वारा तय की गई दूरी आपकी है, ए द्वारा तय की गई दूरी 1000 प्लस 70 बराबर 1070 मीटर। ठीक, इसको जब आप करेंगे तो आएगा ए दूरी में 1200 माइनस 1070, 130 मीटर से हार जाएगा ए। ठीक, बी 130 मीटर से जीतेगा। तो आपका उत्तर क्या होगा, ये 3 नंबर वाला ऑप्शन होगा, जो बी 130 मीटर से जीतेगा। ये लगा लीजिएगा खुद भी प्रश्न, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह से प्रश्न हो सकता है 2023 में भी दे दें। ठीक, भर्ती परीक्षाओं के पिछले पेपर जरूर देखिए। तो इसमें 38 आया था, इसमें है। अगला, एम की आयु 60 वर्ष है, आर से 4 वर्ष बड़ा है, वी एम से 5 वर्ष छोटा है और वी का सबसे छोटा भाई बी है और वह वी से 6 वर्ष छोटा है। एम और बी की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, खुद निकालिए इसको।
साथ साथ में इनको प्रैक्टिस करते रहिए, निकालते रहिए। उद्देश्य हमारा यही है कि आप परीक्षा के पैटर्न को और अच्छी तरह समझें, उन क्वेश्चनों को समझें बारीकी से। इसमें देखिए एम की आयु कितनी है? 60 वर्ष। ठीक है। आर की आयु कितनी है? 60 माइनस 5, 55 वर्ष। ठीक। वी की आयु कितनी है? 55 माइनस 4, 51 वर्ष। बी की आयु कितनी है? 51 माइनस 6, 45 वर्ष। एम और बी की आयु में अंतर, हो जाएगा आपका। एम की कितनी है? 60 और बी की कितनी आयु है? 45। ठीक। ये बी की आयु आई है 45 वर्ष और एम की आयु ये है 60 वर्ष। जब आप निकालेंगे तो उत्तर आएगा 15 वर्ष। ठीक। उत्तर कितना आएगा? 15 वर्ष आएगा, 2 नंबर ऑप्शन। अगला देखिए 24 नंबर वाला, इसको लगाइए। अंग्रेजी वर्णमाला को निम्नलिखित तरीके से क्रम बदलकर लिखा जाता है। पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। पहले जो 6 अक्षर हैं उनको विपरीत क्रम में कर दीजिए। अगले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, फिर अगले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में कर दीजिए। इसी तरह अन्य अक्षरों को भी लिखा जाता है 6-6 करके विपरीत क्रम में। अंत में y और z को एक दूसरे के स्थान पर लिखा जाता है। y और z को एक दूसरे के स्थान पर लिखा जाता है। तो कौन सा अक्षर 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा है? कौन सा अक्षर 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा है? ये बताना है। फिर से बताना है, कौन सा अक्षर 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा है? यदि दिए हुए नियम को आप करेंगे तो इस तरह से कुछ निकल के आएगा। देखिए, पहले 6 अक्षरों को हमने विपरीत क्रम में लिखा, उसके बाद फिर आगे के 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में, फिर आगे के 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में, फिर आगे के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा। ठीक। इस तरह से 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर हो जाएगा आपका कौन सा? अगर आप ऐसा करेंगे तो ये एन हो जाएगा। जो एक लीजिए, ये एन है, एन हो जाएगा। ठीक, एन। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए 25 नंबर का। इसमें तो एन उत्तर आया था। यदि ए और बी के साथ परिवर्तित होता है तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक, कौन सा कथन सही है ए बी के साथ परिवर्तित होकर होता है? इस सवाल को लगाइएगा आप, वीडियो पॉज करके अभ्यास करिए इसको। ठीक, हम और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इसमें टाइम लग रहा है, मैथ के कुछ क्वेश्चंस में जो टाइम टेकिंग है वो हम स्किप करेंगे। ठीक, इसमें आप लगाइएगा तो आपका आंसर होगा ए और 2 बी दोनों 3 नंबर, ये आएगा आंसर। ठीक, ये लगाइएगा। क्वेश्चन ज़्यादा है, डिस्कस करना ज़्यादा है, दोनों कथन इसमें सही हैं। ठीक, अगला देखेंगे। चलिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, शेष परीक्षण यानी कि ट्रायल बैलेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ट्रायल बैलेंस के विषय में कौन सा सही है ये बताना है। क्या दिया हुआ है? यह ट्रायल बैलेंस के संबंध में यह किसी इकाई के भिन्न भिन्न लेखाओं से संबंधित बही है, ये सही नहीं है। यह किसी इकाई के देनदारों के शेषों से संबंधित विवरण है, ट्रायल बैलेंस के विषय में ये भी सही नहीं है। अगला, यह किसी इकाई के देनदारों और लेनदारों के शेषों से संबंधित विवरण है, ये भी आपका कथन सही नहीं है। तो 1 2 3 ये तीनों गलत हैं। और चौथा देखिए, जो छूट थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, आया नहीं है। यह किसी विशेष तारीख को किसी इकाई के विविध खाता बही शेषों में से संबंधित विवरण है। तो ट्रायल बैलेंस के विषय में देख लीजिए, ये जो ट्रायल बैलेंस होता है ये किसी विशेष तारीख को किसी इकाई के विविध खाता बही शेषों से संबंधित विवरण होता है। चलिए 1 2 बातें और आपको बताते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है ये एक स्टेटमेंट है जो एक विशिष्ट तिथि पर एक व्यवसाय के सभी खाता बही खातों को सूचीबद्ध करता है।
इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी डेबिट शेषों का योग सभी क्रेडिट शेषों के योग के बराबर है, जो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। तो आपने देख लिया, यह एक विशेष तिथि पर एक व्यवसाय के विविध बही खातों से युक्त बयान है। ठीक, चलिए ट्रायल बैलेंस। अब अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा गया था, ये आया था आपका, ये दो हमने फिर बता रहे हैं लास्ट टाइम, ये आपको 2021 का ये हल प्रश्न पत्र हम आपको करा रहे हैं। ये पेपर आया था। मशीनरी के संस्थापन के लिए प्रदत्त मजदूरी निम्नलिखित में से किस खाता लेखा में के नामे डाली जाती है? ठीक, किस खाता नामे के डाली जाती है? आंसर मजदूरी लेखा, मशीनरी लेखा, संस्थापन लेखा कि लाभ हानि लेखा। तो ये डाली जाती है आपकी 2 नंबर, मशीनरी खाता लेखा। कुछ इसके बारे में जान लीजिए। मशीनरी की स्थापना के लिए भुगतान की गई मजदूरी को मशीनरी खाते में डेबिट किया जाना चाहिए। ठीक, इस तरह की मजदूरी को ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मजदूरी पूंजीगत व्यय का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसे मशीन की लागत में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक, 2 नंबर सही था इसमें। और क्या, चालू देयताएं कब देय होती हैं? क्या है, चालू देयताएं कब देय होती हैं? तो क्या है, 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, किसी आकस्मिक निधि के अधीन कब देय होती हैं? देखिए 1 नंबर, 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर। वर्तमान देनदारियां कंपनी की अल्पकालिक वित्तीय देनदारियां हैं जो 1 वर्ष के भीतर या एक सामान्य परिचालन चक्र के भीतर होती हैं। एक परिचालन चक्र, जिसे नकद रूपांतरण चक्र के रूप में भी जाना जाता है, वह समय है जब कंपनी को इन्वेंट्री खरीदने और इसे बिक्री से नकदी में बदलने का समय लगता है। ठीक, अगले देखिए, नेक्स्ट देखेंगे, क्या शेष परीक्षण, जिसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस, के नामे और जमा पक्ष डेबिट और क्रेडिट साइड का योग समान होता है? प्रश्न कायदे से देख लीजिए, क्या शेष परीक्षण ट्रायल बैलेंस के नामे और जमा पक्ष डेबिट और क्रेडिट साइड का योग समान होता है? नहीं, इसमें कभी कभी भिन्न होने का पर्याप्त कारण होता है। ठीक, अगला, अगला है हाँ या समान होता है। 2 नंबर जो है आपका है हाँ या समान होता है। 3 नंबर है हाँ सिवाय जहाँ परिशेष परीक्षण वर्ष के अंत में निकाला जाता है, नहीं, क्योंकि यह तुलन पत्र बैलेंस शीट नहीं है। ठीक, उत्तर क्या होगा? हाँ या सदैव समान होता है। 2 नंबर वाला जो विकल्प इसमें दिख नहीं रहा है आपको, ये लिखा है हाँ या समान होता है। ठीक, तो ये एक ट्रायल बैलेंस एक विशेष समय पर सभी खाता बही शेष का एक विवरण है। यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाता है कि सभी डेबिटों का कुल योग सभी क्रेडिटों के योग के बराबर हो। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, 30 नंबर वाला। निम्नलिखित में से प्रथम बही कौन सी है जिसमें किसी व्यावसायिक इकाई के लेन देन दर्ज किए जाते हैं? कौन सी है? 1 2 3 4, चारों में से बताना है कौन सी है। कौन सी है? तो है जनरल रोजमनाचा। ध्यान से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक, कहीं एक भी या संबंधित जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, एक भी प्रश्न आ गया तो हमारा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। ठीक है, और आएगा ही, हमें उम्मीद है। जनरल प्रथम पुस्तक है जिसमें एक व्यावसायिक इकाई के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। लेखांकन में एक जनरल एक पुस्तक या रिकॉर्ड है जहां वित्तीय लेन देन पहले दर्ज किए जाते हैं, इससे पहले कि वे एक खाता बही में स्थानांतरित हो जाते हैं। अगला है, इसे मूल प्रविष्टि की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सभी लेन देन शुरू में एक कालानुक्रमिक क्रम में दोहरे प्रविष्टि लेखा प्रणाली का उपयोग करके दर्ज किए जाते हैं। लेन देन को जनरल में दर्ज करने के बाद उन्हें तब वर्गीकृत किया जाता है और खाता बही से में संबंधित खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बही खाता एक व्यवसाय में सभी लेन देन को पूरा रिकॉर्ड प्रदान करता है और इसका उपयोग बैलेंस शीट और आय विवरण जैसे वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक, ये तो रही थोड़ी जानकारी। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत में अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे? कौन नहीं करते थे? ये हो जाएगा 3, कृष्ण कुमार मित्र, आपका आप समझ आएगा।
20वीं शताब्दी की शुरुआत तक राष्ट्रीय विचारकों का एक समूह उभरा था जिन्होंने राजनीतिक कार्यों के लिए अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण की वकालत की थी। ठीक, तो इसमें बंगाल में राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्ता, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल शामिल थे। महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री, चिपनूरकर और बाल गंगाधर तिलक तथा पंजाब में लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के सबसे उत्कृष्ट प्रतिनिधि के रूप में उभर कर आए थे सामने। तो इसमें जो कृष्ण कुमार संजीवनी के संस्थापक थे और विभाजन विरोधी आंदोलनों में से एक प्रमुख उदारवादी नेता थे। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था से, रैयतवाड़ी क्षेत्र से। ठीक है, तो रैयतवाड़ी क्षेत्र से हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों की स्थिति के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें पहला ही सही है। अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों और धनी किसानों के हाथों में चली गई थी, जिन्होंने सामान्यतः पट्टेदारों की सेवाओं का उपयोग किया था। तो इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। रैयतवाड़ी प्रणाली 18वीं सदी के अंत में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? मुनरो द्वारा और रीड द्वारा। ठीक, रीड द्वारा ये तैयार की गई थी और बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर 1819 से 26 के रूप में इसको पेश किया गया था। रैयतवाड़ी प्रथा के प्रणाली के तहत किसानों द्वारा भू राजस्व का भुगतान सीधे राज्यों को किया जाता था, सीधे राज्यों को होता था। इस प्रणाली में रैयत नामक व्यक्तिगत खेती करने वाले को भूमि की बिक्री, हस्तांतरण और पट्टे पर देने का पूरा अधिकार था। ठीक, रैयतवाड़ी बस्ती में लगान बहुत अधिक था, जिसमें साहूकारों का दबदबा था और अमीर किसान, गरीब किसान उनके द्वारा फंस गए थे। चलिए अगला देखेंगे। तो देख रहे हैं आप रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। आप कृषि की जो टेक्निक थी, गतिविधियां थी, कर लेने की प्रणालियां ये थी जो उस वक्त शुरू हो गई थी। ठीक, इनको आप पढ़ लीजिएगा, महालवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी। ठीक, और जितनी थी। निम्नलिखित में से किसने बम्बई में सोशल लीग सर्विस की स्थापना की? देखिए, एक प्रश्न ये आया हुआ था आपकी परीक्षा में। कौन सा? बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की? 1911 में। तो ये आपका सही है। कौन सा सही है? NM जोशी। NM जोशी सही है आपका। ठीक, तो 1911 में NM जोशी ने सोशल सर्विस लीग नामक एक संगठन की स्थापना की थी। ठीक, चलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। और निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं था? अच्छा, कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं था, ये बताना है। तो इसमें शामिल नहीं था, आपका 1 नंबर आसान हो जाएगा। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच काफ़ी असहमति बनी थी, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि ये वापस लिया जाए इसको। यही टाइम था जब लोगों को लगता था कि हाँ, इस समय हमको आज़ादी मिल सकती है। जब कुछ नेता असहयोग आंदोलन जारी रखना चाहते थे, अन्य विधायिका के बहिष्कार को समाप्त करना और चुनाव लड़ना चाहते थे। पूर्व को नो चेंजर कहा जाता था और ऐसे नेताओं में राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, NC राजगोपालाचारी आदि शामिल थे इसमें। ठीक, परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे ये वापस लिया जाए। ठीक है, तो सरदार इसमें वल्लभ भाई पटेल भी इसमें शामिल थे। चलिए अगला देखेंगे कैसे क्या आया था। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये बताना था कि कैबिनेट मिशन का कौन सा सदस्य नहीं था। ये रहे आपके विकल्प: पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर और लॉर्ड बेवेल। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बताना है। तो देखिए, इसमें 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका, लॉर्ड बेवेल। ठीक, 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भेजने के निर्णय की घोषणा की थी। भारत में कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य शामिल थे। कौन थे? उनका नाम था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ये शामिल थे। और कौन था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर, ये तीनों शामिल थे। तो इसका होगा आपका लॉर्ड बेवेल। ये क्रिप्स मिशन योजना में शामिल नहीं थे। ठीक, 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ की बल्लेबाजों के विरुद्ध 200 विकेट दिलाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को आउट करने वाले 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी पूछे गए हैं। तो ये है आपका रविंद्रचंद्रन अश्विनी, भारत के ही हैं। भारत के ऑफ स्पिनर हैं ये रविंद्रचंद्रन अश्विनी। टेस्ट क्रिकेट के 143 साल के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। इन्होंने 18वें मैच में अपना 100वां टेस्ट विकेट लिया, जो मील का पत्थर बनाने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए। ठीक है, ये मील का पत्थर बन गई, रिकॉर्ड बन गया। और 80 वर्षों से अधिक विश्व में सबसे तेज गेंदबाज बन गए। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा, लोकसभा में निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दलों से अलग हो गए थे? कौन राजनीतिक दलों से अलग हो गए थे? देखिए, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे। स्वतंत्रता के बाद में एकमात्र अध्यक्ष हैं जिन्होंने अध्यक्ष का पद संभालने के बाद औपचारिक रूप से अपने राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। ठीक, वह भारत के छठे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। प्रश्न तो एक यही बन गया था कि नीलम संजीव रेड्डी 1977 में छठे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे और अपने कार्यकाल के दौरान जनता पार्टी के मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और कांग्रेस की इंदिरा गांधी के विरुद्ध उन्होंने तीनों सरकारों के शपथ ग्रहण के साथ अभूतपूर्व राजनीतिक उथल पुथल देखी थी। अच्छा, आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। उन्हें राज्य के नवनिर्माण और आधुनिकीकरण का श्रेय जाता है, आंध्र प्रदेश का है। चलिए अगला देखिए है 38 नंबर। यूनेस्को वर्ष 2000 में से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है 2000 से 21 फरवरी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने संबंधी विचार की पहल निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाने की पहल की थी, ये किस राष्ट्र ने की थी? आपके हैं श्रीलंका ने की थी, बांग्लादेश ने, भारत ने कि नेपाल ने? देखिए, इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश ने। विश्व भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस या मातृभाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो सबसे पहले विचार तो बता ही दिया हमने, बांग्लादेश ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे कहते हैं यूनेस्को, के आम सम्मेलन ने नवंबर 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो बांग्लादेश में 21 फरवरी उस दिन की वर्षगांठ है जब बांग्लादेश के लोगों ने बांग्ला भाषा की मान्यता के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो यह पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। अगला क्या है? अगला है, हाल ही में डॉक्टर न्यूगो ओकोंजी-इवेला विश्व व्यापार संगठन की प्रथम महिला महानिदेशक चुनी गई। वे निम्नलिखित में से किस देश की थी? करंट का क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका, तो ये आपकी नाइजीरिया की थी। ठीक, अगला है कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश की को भारत के साथ जोड़ेगी? किस देश को जोड़ेगी? ये जोड़ेगी म्यांमार को। ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। अगला है 1 और 100 के बीच की संख्याओं में अंक 3 इस प्रकार कितनी बार आएगा कि वह संख्या जिसमें 3 आता है 3 से विभाजित नहीं हो? 41 नंबर देखिए विद्यार्थियों, हमने लिख भी दिया आपको। तो 1 से 100 के बीच की संख्याओं में अंक 3 कितनी बार आएगा कि वह संख्या 3 से विभाजित ना हो? तो ये जो संख्याएं हैं ये 3 से विभाजित नहीं होंगी। कितनी होगी? 13 नहीं होगी, 23 है, 31 है, 32 है, 34 है, 35, 37। आप गिनेंगे ना तो इसको ये कुल कितनी संख्याएं आएंगी? ये कितनी संख्याएं होंगी? अंक 3 की अभिष्ट संख्याएं आएंगी 12। ठीक, 12। तो उत्तर क्या सही होगा? 12 आपका होगा। देखिए,
नेक्स्ट देखिए, जब 74 की घात 100 को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या शेष होगा। इसको लगाइएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक, बड़ा प्रश्न है, हम इसको बताएंगे नहीं, टाइम भी लगेगा ज़्यादा। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 4, यानी कि ऑप्शन 4 में है जो दिया हुआ है 7, ये आपका आएगा उत्तर 7। ठीक, ऑप्शन 4 में जो 7 दिया है ये आएगा। देखिए 44 नंबर लगाइए। मान लीजिए x और y ऐसी दो धनात्मक संख्याएं हैं जो जब x में 2 कम कर दिए जाए और y में 2 की वृद्धि की जाए तो वह इन संख्याओं का अनुपात हो जाता है 2:1। ठीक, और जब वह x में 2 की वृद्धि की जाए, y में 2 कम कर दिया तो इनका अनुपात हो जाता है 3:1। तो कौन सी संख्या x माइनस वाई के बराबर है। x माइनस वाई के बराबर कौन सी संख्या है ये बताना है। इसको जब हल करेंगे आप तो आएगा आपका x माइनस 2, ठीक, y प्लस 2 बराबर आएगा 2/1। इस तरह से आप हल करेंगे तो ये समीकरण आपको पहला मिलेगा, x माइनस 2y बराबर 6। ये पहला समीकरण मिलेगा आपको। ठीक, इसी तरह से दूसरा करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 2/y माइनस 2 बराबर 3/1। ठीक, ये दूसरा समीकरण मिलेगा x माइनस 3y बराबर -8। x माइनस 3y बराबर -8। ठीक, ये आपका 2 नंबर वाला हो जाएगा और ये आपका 1 नंबर वाला समीकरण। ठीक, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए x का मान आएगा आपका 34 और y का मान आएगा 14। ठीक, और 34 से 14 का माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा आपका 20। ये आंसर आएगा। ठीक, ये चलिए अगला है आपका 45 नंबर। मान लीजिए कोई ये n ब्रैकेट में है एक भाज्य धनपूर्ण संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको n एक गुणक है। इस सवाल को लगाइएगा, इस सवाल को सॉल्व करिएगा आप। ठीक, वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। जब सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा, उत्तर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर आएगा आपका 45 का तीसरा है ये। एक ए और बी दोनों क्या आएगा, ए और बी दोनों, बोथ ए प्लस बी, यानी कि ये भी और ये भी। नेक्स्ट सवाल देखिए कैसे आया था 2021 में। ये आया था, द्विआधारी संख्या का तुल्य दशमलव मान क्या है। तुल्य दशमलव मान निकालिएगा। जब आप निकालेंगे मान इसका तो आपका आंसर आएगा नंबर 1, 46। ठीक, अगला देखिए, कंप्यूटर के प्रश्न भी जैसा पता है आपको आएंगे। असंसाधित निर्विदिष्ट आंकड़ों इनपुट डेटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने के लिए सभी कंप्यूटरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रचालन निष्पादित नहीं किया जाता है। कौन सा नहीं किया जाता है ये पूछा था। तो कंप्यूटर जैसा आपको पता है रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो इसमें आपका सी होगा, स्विचिंग। ठीक, स्विचन जिसे स्विचिंग भी कहते हैं। कच्चे इनपुट डेटा को उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करने और उसे एक उपयोगकर्ता के सामने प्रस्तुत करने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम निम्नलिखित 5 बुनियादी संचालन करते हैं। 5 बुनियादी करते हैं। क्या है पहला, देखिए इनपुट है, फिर प्रोसेसिंग है, फिर आउटपुट है, फिर भंडारण है और फिर नियंत्रण है। ठीक है, तो इसमें से स्विचिंग नहीं आता है। इन पाँच कंप्यूटर 5 बेसिक सिद्धांत पे काम करता है। इनपुट है, बताया फिर से हम बता देंगे। इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, भंडारण और नियंत्रण। स्विचिंग जिसमें नहीं आएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अत्यधिक तीव्रगामी है और सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच उच्च वेग बफर के रूप में कार्य करती है।
तो ये है आपकी कैशे मेमोरी। 4 नंबर जो है आपका, ये है आपकी कैशे मेमोरी। ये प्रश्न हम आपको कंप्यूटर के पढ़ा भी चुके हैं, जो आए हुए हैं परीक्षाओं में। ठीक, कैशे मेमोरी है जो सबसे तीव्रगामी होती है, जो रैम और सीपीयू के बीच बफर के रूप में काम करती है ये मेमोरी। ठीक, अगला देखेंगे। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, निम्नलिखित में से बताना है कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक, तो ये आपका कौन सा नहीं है, नंबर 3 फेडोरा। फेडोरा ये है ना आपका वेब ब्राउज़र नहीं होता है। वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना संसाधनों को पुनः प्राप्त करने, प्रस्तुत करने और ट्रैवर्स करने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट मोजिला फायरफॉक्स और एप्पल की सफारी है। ठीक, अगला क्या है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा 1 जीबी सूचना को निरूपित करता है। 1 जीबी सूचना को कौन निरूपित करता है, 124 MB। ठीक, 1024 MB, सॉरी 124 नहीं 1024 MB। तो 1 जीबी का क्या होगा, 1024 MB। चलिए विद्यार्थियों, हम आपको इसमें हमने आपको 21 से 50 तक के प्रश्न बताए, यानी आपको हम 30 प्रश्न बता चुके हैं। ठीक है, ये भर्ती परीक्षाओं में आए थे 2021 के। ठीक, अब आप कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे आपको, तभी हम आपको लंबा, ताकि हम और वीडियो सारे क्वेश्चन हम कर सकें। ठीक, एकदम से हम आपको इतना लंबा पहले तो हम सोच रहे थे दे दें, लेकिन अब ये है कि आपका रिस्पॉन्स देखें आपका को कैसा लग रहा है। ठीक, और चलिए हम जो भर्ती परीक्षाओं में आए हैं वही हम आपको प्रश्न बताएंगे। ठीक, चलिए इसके आगे देखने के लिए वेट करिए। ठीक, चलिए फिर मिलेंगे।